नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष देश की ताज़ा स्थिति को लेकर। और ताज़ा स्थिति यही है कि इतने दिनों से एक अनिश्चितता थी, राजनीतिक माहौल की अनिश्चितता थी, वह आज से सिमट गई है और अब देश एक प्रधानमंत्री, विश्वास प्राप्त प्रधानमंत्री पा लिया है। तो कल से नेपाल का संसद जो है सो बुलाया गया था और कल शुरू हुआ संसद। शेर बहादुर देउबा जी को अदालत से कहा गया था कि आप 30 दिन के अंदर विश्वास मत प्राप्त कीजिए। तो लोग आपसी खींचातानी में थे, मंत्रिमंडल में भी पूर्णता नहीं मिली है। लेकिन अचानक कल ही खबर आई कि शेर बहादुर देउबा कल ही ये लेंगे, विश्वास मत प्राप्त करेंगे। अब ये विश्वास मत एक ही दिन में अचानक आ जाना, चूँकि पहला दिन में बहुत सारे रस्म होते हैं संसद के भी, लेकिन ये आ गया। इस पर लोगों में कुछ होने लगी बात कि यह किस लिए एक ही दिन में इतनी इनको क्यों आतुरता है। लेकिन इन्होंने भी चालाकी किया कि ये बना देंगे प्रधानमंत्री को, अगर मंत्रिमंडल विस्तार कर देंगे तो विस्तार के बाद बहुत जो है समस्या हो सकता है और वह समस्या को ये झेल नहीं पाएंगे। तो हो सकता है कि उससे पहले ये अपना विश्वास मत प्राप्त करने पर ये समस्या नहीं आ पाएगी। तो कल जैसे ही संसद चला तो जो रस्म था इनका पहले का वो हो गया। उसके बाद इन्होंने अपना भाषण देकर शुरू किया, विश्वास मत लेने का भाषण दिया गया, भाषणबाजी हुई। उसके बाद गए मत में, तो मत का विभाजन हुआ वहाँ। मैं बता दूं, शेर बहादुर देउबा जो कि नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, वो बहुत कम सीट है उनको, लेकिन कल इनके पक्ष में 165 सांसदों ने अपना मत दिया और विपक्ष में केवल 83 मत पड़े। इसी तरह देखा जाता है कि सांसदों की कुल संख्या 275 है। तो 275 में कुछ सांसद तो अभी निष्कासित हैं, कुछ सांसद जेल में हैं। ये इन सभी को छोड़ दीजिए तो कुल संख्या होती है 267, 267 सांसद की, जिसमें एक सभामुख भी है। तो 266 में मतदान हुआ। अब भाग लेने वाले सांसद कल उपस्थित थे 249, 249 सांसद में 165 सांसद इनके पक्ष में मतदान किया और 83 चला गया विपक्ष में। लेकिन वहीं 17 सांसद अनुपस्थित रहे। आपको मैं बता दूं थोड़ा पीछे कि राष्ट्रपति के समक्ष जो हस्ताक्षर पेश किया गया उसमें 149 सांसदों का हस्ताक्षर था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होना था तो उसमें 146 सांसद उपस्थित हो पाए सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह देखा जा रहा है कि जब वोटिंग हुआ तो वोटिंग में 165 सांसद इनके पक्ष में आ गया, जो कि 146 और 149 से भी ज़्यादा है। यानी कि एक तो सांसदों के लिए सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सहूलियत
कल के लिए प्रदान किया था कि अब व्हिप नहीं लगेगा। पार्टी जो व्हिप लगाती थी वह व्हिप हटा दिया गया। तो नेपाल के इतिहास में अगर देखा जाए तो इस तरह स्वतंत्र होकर पहली बार सांसद वोट किए हैं, जो कि यहाँ पर इसका चलन नहीं है, और यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया है। तो इससे देवपा जी को फायदा हुआ। अब इसमें बहुत कुछ उधर से भी आ गए। माधव नेपाल समूह जो ओली पक्ष की पार्टी है एमाले, तो उनके पक्ष से भी इसमें मतदान किया गया। और यहाँ तक आश्चर्य की बात तो यह है कि ओली साहब के अपने पक्ष के भी 8 सांसदों ने कल फ्लोर क्रॉस करके देवपा के पक्ष में मतदान किया, और माधव नेपाल पक्ष के 14 सांसदों ने इनको मतदान किया। लेकिन एक गौर करने वाली बात है कि मतदान बहिष्कार करने वाले सांसदों की संख्या एमाले से ही 11 सांसद है। और बाद में चलकर अंतिम टाइम में कल ही जब शेर बहादुर देवपा ने एक पत्र लिखकर आग्रह किया महन ठाकुर जी से, जसपा के एक फैक्शन, तो महन ठाकुर जी का ग्रुप भी इसमें मतदान देने का घोषणा कर दिया। तो इसमें गौर करने की बात यह है कि कल अचानक महंत ठाकुर जी आ गए इनके पक्ष में भी, और 11 सांसद जो एमाले का है और उसमें से जो सांसद हस्ताक्षर किए थे और जो सशरीर सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए थे, कल के दिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानी, जबकि उन्होंने हस्ताक्षर किया, राष्ट्रपति जी के सामने पेश किया और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ। लेकिन वही सांसद सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानकर यह दिखाया कि हम मतदान के न तो पक्ष में है न विपक्ष में है, उन्होंने बहिष्कार कर दिया। तो अब ये दिखाता क्या है कि जो हम उम्मीद कर रहे थे ठीक उस तरह नहीं हुआ, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में, जो राजनीति की एक खूबी है। मैं आपको बता दूं, अब शेर बहादुर देवपा 1.5 साल के लिए एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं, जिनकी अपनी पार्टी की संख्या बहुत कम है, लेकिन सभी पार्टियों ने मिलकर एक प्रकार कहा जाए तो ये ऑलरेडी मिलीजुली सरकार है। और अब इनको 1.5 साल तक कोई भी अविश्वास का प्रस्ताव नहीं झेलना पड़ेगा। इसलिए शेर बहादुर जी को कहा जा रहा है कि ये शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं। वैसे ये इनका भाग्य बहुत साथ दिया है। इससे पहले 4 बार ये प्रधानमंत्री हो चुके हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा मौका मिला है कि पिछले बार जो 4 प्रधानमंत्री में कभी ये बर्खास्त हुए हैं तो कभी इनको रिजाइन करना पड़ा है और हटना पड़ा है, और इस बार फिर वही शक्ति के रूप में आ गए हैं। तो ये इन पर जो दाग लगा हुआ है वह दाग मिटाने का यह एक अच्छा अवसर आ गया है। इनको प्रमाणित करने का भी अवसर आ गया है कि आप अपने को दिखाइए कि किस तरह आप आगे बढ़िएगा। हाँ, कुछ दिन पहले तक इन चर्चा थी नेपाल में कि भारत से तो आ ही गया था बधाई, महामहिम राजदूत तो दे ही चुके थे, लेकिन मोदी साहब का बधाई नहीं आया। तो यहाँ की पत्र पत्रिका और मीडिया में चर्चा थी। लेकिन कल जैसे ही इन्होंने विश्वास मत प्राप्त किया कि 1 घंटा के अंदर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इनको बधाई दे दिया। लेकिन इन्होंने भी उतना ही जल्दीबाजी किया कि इन्होंने 1 घंटा के अंदर मोदी साहब को भी धन्यवाद भेज दिया। तो इसलिए यह देखा जा रहा है कि ये भी आतुर है भारत से संबंध सुधारने को, और अब भारत भी वही
चाहेगा जो कि इनके साथ मिलकर अच्छी तरह काम करें। लेकिन अब इनके समक्ष मंत्रिमंडल बनाने की एक चुनौती है। हालांकि एक प्रकार से विश्वास मत लेकर तो इन्होंने सभी का रास्ता बंद कर दिया है कि जो हमको इतना मंत्रालय दो तो हम इतना मंत्री बनाएंगे। जो दावा लोग कर रहे थे अब वो दावा में भी कुछ कमी आ जाएगी। हाँ, ये जसपा में जो था सो लास्ट आवर में जैसे महंत ठाकुर दे दिए हैं, तो महंत ठाकुर के पक्ष से तो 12 सांसद, अभी इनके अंदर पक्ष में 12 सांसद ही रह गए हैं और 8 सांसद उपेंद्र यादव जी में चले गए। तो अब उन लोगों को भी धक्का लगेगा। सबको हो रहा था कि वो लोग इसलिए गए कि इधर इनको मंत्री नहीं मिल पाया, और 11 मंत्री महंत ठाकुर अपने पार्टी से बनवा दिए। और ये 11 पुरानों मंत्री को भी एक धक्का लगा है कि आप मधेश की समस्या कम समाधान करते हो और पद के लिए तुम बहुत लालायित रहते हो। और इनकी कमजोरी अब देखने को मिल गई कि आप मंत्री बन गए और जो लोग रह गए थे वो सभी छोड़कर चले गए। आप में इतना भी ताकत नहीं है कि आप अपने ग्रुप को एक जगह रख पाए। तो खैर, ये तो राजनीतिक बात है और ये हर पार्टी में है। अभी जो स्वर वो उपेंद्र जी का है वो स्वर महंत ठाकुर का नहीं है। तो इसलिए यह देखा जा रहा है कि अब मंत्री पद पर जो दावा था कि हमको इतना मंत्री दो, उसको भी शेर बहादुर देवबा ने मुंह बंद कर दिया है। अब जो चाहेंगे शेर बहादुर देवबा वही होगा। आपको बता दें, इनके लिए सबसे जरूरी है कि अपना छवि सुधारना, और कुछ काम करके अगर दिखाते हैं तो इनके लिए आने वाला निर्वाचन अब यही करवाएंगे। और उसमें मैं तो समझता हूं कि जितनी जल्दबाजी ये विश्वास मत लेने में किए हैं, उतनी ही जल्दबाजी अगर चुनाव करवाने में भी करते हैं तो इनके पक्ष में होगा। और ये जितना समय दूसरे को देंगे उतना ही इनकी स्थिति भी कमजोर होती जाएगी। इसलिए हो सकता है कि यह 15 महीना बाद जो चुनाव हो वह चुनाव कुछ पहले भी करवा दें। जैसे ही इनका कांग्रेस का अधिवेशन और अध्यक्ष का जो निर्वाचन हो जाता है, उसके बाद में इनके साथ तो और कुछ है नहीं। अब जो वैक्सीनेशन का काम है वो तो जाएगा ही। वैक्सीनेशन तो आ ही रहा है, अब 1 करोड़ से ऊपर वैक्सीन अब आने वाला है। तो वो सब काम इनको केवल इंजेक्शन दिलवाना है सबको, और उसके बाद चुनाव के तरफ। तो जितना जल्द अगर चुनाव हो जाता है तो ये माहौल जो ये इतना ज़्यादा पार्टी को लेकर जो जिसके लिए ओली जी को निकाला गया, वह भी आ जाएगा कि तुम कितना डेमोक्रेटिक हो, और वह लोकतंत्र का एक पहचान में आ जाएगा कि लोकतंत्र के तुम कितने पक्षधर हो। तो बेहतर, वैसे तो इनके ये चाहेंगे तो 15 महीना से ज़्यादा भी ले जा सकते हैं, लेकिन वो नेपाल की जनता अब ज़्यादा दिन नहीं देखना चाहती है। चूँकि 2 बार निर्वाचन का घोषणा कर चुके, लेकिन वह थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के नज़र में भी और संविधान के दृष्टि से भी नहीं मिल रहा था, कुछ अति था। लेकिन अब जब आ गया है बॉल इनके शेर बहादुर जी के कोर्ट में, तो अब ये जो करेंगे वही होगा। और 15 साल तक अब इनको हिलाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। इतना ही कहते हुए मैं अपनी हिमालय टीम की ओर से शेर बहादुर देवबा जी और उनके साथ जो गठबंधन है उस सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपका यह कार्यकाल सफल हो और जनता के पक्ष में हो। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के आने वाले अपडेट के लिए कृपया बेल आइकन को अवश्य दबाएं।